हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम 12th क्लास का जो हमारा टर्म 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शीत युद्ध युद्धोत्तर विश्व में विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठनों तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि यह संगठन तथा देश अमेरिका के एक ध्रुवीयता के समक्ष विकल्प के रूप में देखे जा सकते हैं। तो जब ये शीत युद्ध के बाद के जो समय था हमारे पूरे विश्व में, तो वहाँ सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र बने थे उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो हमारे जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बने थे वो कौन कौन से थे? यूरोपीय संघ, आसियान और चीन। तो ये हमारे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र स्थापित हुए थे शीत युद्ध के पश्चात। ठीक है। और आप अगर हमारे चैनल पे अभी नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और अगर आप कोई सुझाव या फिर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि मार्शल योजना क्या है, तो अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन मतलब दोबारा से बनाने के लिए जो मदद की थी उसको हम मार्शल योजना कह सकते हैं। ठीक है। 1948 में मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद की गई। जो मतलब पश्चिमी देश थे यूरोप के, उनको मार्शल योजना के अकॉर्डिंग यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना के द्वारा उनकी आर्थिक मदद की गई थी। ठीक है। 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। तो मतलब 1957 में 6 देशों ने मिलकर एक समुदाय का मतलब यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनाया। ठीक है। अब जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया। अब जो जून 1979 में क्या हुआ कि यूरोपीय जो पार्लियामेंट थी उसका गठन होते ही तो ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप ले लिया। अब ये आर्थिक तो थी, अब ये राजनीतिक स्वरूप भी ले लिया इसने। ठीक है। फरवरी 1992 में मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। अब आप ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि मजिस्ट्रेट संधि का गठन कब हुआ, या मजिस्ट्रेट संधि क्या है, या फिर यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? तो आप लिख सकते हैं फरवरी 1992 में मजिस्ट्रेट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन किया गया। ठीक है। अब बात चलती है कि यूरोप संघ के गठन के उद्देश्य क्या थे। तो इसमें उद्देश्य क्या है कि एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, ठीक है, आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों का सहयोग, एक समान मुद्रा का चलन, वीजा मुक्त आवागमन मतलब कि बिना वीजा के एक देश से दूसरे देश में आना जाना हो सके। ठीक है। फिर इसकी विशेषता के बारे में हम पढ़ते हैं। तो विशेषता क्या होंगी इनकी? यूरोपीय संघ की विशेषताएं क्या है? यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया। यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्रीय राज्य की तरह कार्य करने लगा। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा थी। तो मतलब जो यूरोपीय संघ था, ठीक है, तो यूरोपीय संघ का एक अपना खुद का झंडा, फ्लैग, गान मतलब नेशनल एंथम, ठीक है, और स्थापना दिवस। तो इस मतलब इसको कह सकते हैं कि जो जिस दिन इसकी स्थापना हुई थी उसका दिवस भी अपना खुद का बनाया जाता था और अलग से एक इनकी प्रचलित मुद्रा भी थी। ठीक है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति बना ली। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहां के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और
मेल मिलाप का प्रतीक है। तो आप ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है इसका कि यूरोपीय संघ का झंडा किसका प्रतीक है। तो आप लिख सकते हो कि यूरोप का जो झंडा है 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में है, ठीक है, वहां के लोगों की पूर्णता और समग्रता और एकता मेल मिलाप का प्रतीक है, ठीक है। अब देखिए यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं। तो 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा था। तो जो इसकी जीडीपी रेट थी वो इसकी अमेरिका से भी ज्यादा थी, ठीक है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई थी। तो मतलब जो अमेरिका का जो करेंसी है, मुद्रा है, वो क्या है, डॉलर, और यूरोप की जो मुद्रा है, वो जो प्रचलित मुद्रा है वो क्या है, यूरो। तो ये इसकी जो वैल्यू थी अकॉर्डिंग टू डॉलर वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, ठीक है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा थी। अब पूरे विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज्यादा थी इसकी वैल्यू और हिस्सेदारी, ठीक है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है, ठीक है। अब यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। कौन? यूरोपीय संघ। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। इसके चलते यूरोपीय संघ का अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो अब ये सभी राष्ट्रों की जो नीतियां हैं, जो आर्थिक नीतियां होंगी, उन सभी को प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यूरोपीय संघ का सदस्य फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। मतलब फ्रांस जो है वो जो परमाणु शक्ति संपन्न है, मतलब परमाणु की शक्ति बहुत सारी है उसके पास में। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोपीय संघ जो है आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। तो मतलब किसी भी प्रकार के जो मामले होंगे वो दखल अंदाजी दे सकता है, ठीक है। अब यूरोपीय संघ की कमजोरियां क्या है? इसके सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। जैसे इराक पर हमले के मामले में, जैसे बगदाद और इराक का जो हमला हुआ था, या फिर अमेरिका ने जो इराक के ऊपर हमला किया था, ठीक है। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने को लेकर नाराजगी है, और डेनमार्क और स्वीडन ने मॉस्ट्रियस संधि और साझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया। मतलब काफी जगह तो ये होता है कि जो यूरोप की जो मुद्रा है यूरो, ठीक है, उसको लागू करने के लिए नाराजगी जताते हैं, और काफी जगह यहाँ पे विरोध होता है उसके खिलाफ, जैसे डेनमार्क और स्वीडन है, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे। अब जो इसके कुछ देश थे वो अमेरिकी गठबंधन में थे, मतलब कि अमेरिका के साथ भी मिले हुए थे। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। ब्रिटेन जो था यूरोपीय संघ से अलग हो गया भाई, कब? 2016 में, जून 2016 में। कौन से, किसके कारण? एक जनमत संग्रह के कारण, ठीक है, ठीक है, मतलब उसके द्वारा कह सकते हो आप। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान जो बना था अगस्त 1967 में, इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की, ठीक है। तो आप अगर पूछे कि आसियान में कौन कौन से देश हैं, तो आप 5 देशों के नाम बता सकते हो, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। बाद में ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को शक्ति को शामिल किया गया, और इनकी सदस्य संख्या 10 हो गई। तो मतलब 5 से संख्या इनकी 10 हो गई। अब आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये हमारा तीसरा जो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र था वो आसियान है हमारा, ठीक है। अब देखिए आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या है कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना, इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। आसियान शैली क्या थी?
अनौपचारिक टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफी यश कमाया। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। मतलब जो इन्होंने यश मतलब कि जो मतलब एक वैल्यू जो कमाई थी, रेस्पेक्ट, ठीक है, और इमेज, तो उसको ही आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है, तो आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या हैं? आसियान के प्रमुख स्तंभ क्या है? आसियान का सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, ये क्या है? आसियान के प्रमुख स्तंभ। ठीक है, आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक ना ले जाने की सहमति पर आधारित है। मतलब कि ये जो आपसी जो समुदाय, जो क्षेत्रीय विवाद जो होंगे, उनको सैनिक टकराव तक ना ले जाया जाए। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना, इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि आसियान देशों के बीच टकराव की जगह बातचीत और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। आसियान क्षेत्रीय मंच 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य देश की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता। ठीक है, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खासतौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में भी रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई है। भारत में आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर, थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये पूछा जाए कि भारत ने आसियान के कौन से 2 देशों के साथ में मुक्त व्यापार करने का समझौता किया है, तो आप सिंगापुर और थाईलैंड लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर सिंगापुर और थाईलैंड होगा। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो इसके बाद में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते किए तथा पूर्व की ओर देखो की नीति स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति एक्ट ईस्ट पॉलिसी की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी के अंतर्गत 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। माओ के नेतृत्व में चीन का विकास। ठीक है, माओ के नेतृत्व में चीन का विकास पढ़ेंगे। अब हम देखिए 1949 की क्रांति के द्वारा चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। शुरू में ही यहां साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, लेकिन इसके कारण चीन की निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। चीन ने समाजवादी मॉडल खड़ा करने के लिए विशाल औद्योगिक अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने सारे संसाधनों का उद्योग में लगा दिए। मतलब जो जितने भी संसाधन थे इसने सारे उद्योग में लगा दिए। ठीक है, फिर इसके बाद चीन अपने नागरिकों को रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के मामले में विकसित देशों से भी आगे निकल गया, लेकिन बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा उत्पन्न रही थी। मतलब कि जो जनसंख्या बढ़ रही है वो विकास के लिए बाधा बनने लग रही थी। किसी परंपरागत तरीकों पर आधारित होने के कारण वहां के उद्योगों की जरूरत को पूरा नहीं कर पाई थी। ठीक है, अब चीन में सुधार की पहल जो थी, जो ये हमारा तीसरा सबसे शक्तिशाली वैकल्पिक केंद्र है हमारा। ठीक है, चीन, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो चीन में सुधारों के पहल क्या थी? चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर अपने राजनीतिक और आर्थिक
एकांतवास को खत्म किया। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेवा और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। 1978 में तत्कालीन नेता देंग सियाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। ठीक है। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया। इसके साथ ही चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित किए गए। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। इस तरह दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए जो चीन ने मतलब सुधार का जो नकारात्मक पहलू जो इस्तेमाल किए थे वो क्या थे। देखिए वहां आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी सदस्यों को प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। पूंजीवादी तरीकों को अपनाए जाने से बेरोजगारी बढ़ गई। वहां महिलाओं के रोजगार और कामकाज करने के हालात संतोषजनक नहीं थे। गांव व शहर की और तटीय और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आय में अंतर बढ़ा। मतलब कि जो गांव में और गांव व शहर के जो लोग थे और तटीय और मुख्य भूमि पर जो लोग रहने वाले थे इन सभी के बीच में अंतर बहुत ज्यादा बढ़ गया भाई। अंतर किस प्रकार से बढ़ा, किसी की आय ज्यादा किसी की आय कम। ठीक है। देखिए विकास की गतिविधियों ने पर्यावरण को काफी हानि पहुंचाई। ठीक है। चीन में प्रशासनिक और सामाजिक जीवन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। मतलब कि अब जो चीन भाई ये सुविधा बढ़ाने के चक्कर में सुधार बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने क्या करा, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया। ठीक है। चीन के साथ भारत के संबंध विवाद के क्षेत्र 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने तथा भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के संबंध एकदम बिगड़ गए। चीन ने 1962 में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को जबरन स्थापित करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। चीन द्वारा पाकिस्तान को मदद देना मतलब समय समय पर चीन क्या करता है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को भड़काता रहता है और साथ में उसको हथियारों की या फिर किसी न किसी तरीके से मदद करता रहता है। चीन भारत के परमाणु परीक्षणों पर का विरोध करता है। मतलब भारत जो परमाणु परीक्षण करता है उनका विरोध करता है। बांग्लादेश तथा म्यांमार से चीन के सैनिक संबंध को भारतीय हितों के खिलाफ माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रस्ताव को पेश किया। चीन द्वारा वीटो पावर का प्रयोग से यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। तो वीटो पावर चीन के पास थी तो उसने जैसे मोहम्मद को जो प्रतिबंध लगाया जा रहा था संयुक्त राष्ट्र जो था मतलब यूएसए उसके द्वारा मतलब आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद जो है उस पर प्रतिबंध लगाना था तो चीन उसको निरस्त कर रहा है। मतलब इस प्रस्ताव को खारिज कर रहे हैं बार बार। ठीक है। भारत ने अजहर मसूद के आतंकी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पेश किया जो यूएन है। ठीक है। जिस पर चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया। अब वहां भी चीन ने वीटो पावर का प्रयोग किया क्योंकि भाई ज्यादातर जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से होते हैं। तो अब इनका मानना क्या है कि जब चीन तो वैसे भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जो जितने भी आतंकी हैं उनको पनाह मिलती रहती है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना जो है वंस बेल्ट वन रोड जो कि पीओके से होती हुई गुजरेगी उसे भारत को घेरने की रणनीति के तौर पर लिया जा रहा है। वर्ष 2017 में भूटान के भूभाग परंतु भारत के लिए सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण डोकलाम पर आधिपत्य के दावे को लेकर दोनों देशों में के मध्य लंबा विवाद चला। ठीक है। डोकलाम जो हिस्सा है। ठीक है। अब डोकलाम मध्य लंबा विवाद चला जिससे दोनों देशों के मध्य संबंध तनावपूर्ण हो गए। ठीक है। परंतु इस विवाद के समाधान के लिए भारत के धैर्यपूर्ण प्रयासों और भारत के रुख को
वैश्विक स्तर पर सराहाया गया, मतलब कि विश्व स्तर पे उसको सहयोग मिला। अब सहयोग का दौर क्षेत्र 1970 के दशक में चीनी नेतृत्व बदलने से अब वैचारिक मुद्दों की जगह व्यवहारिक मुद्दे जो थे प्रमुख हो रहे हैं। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की, जिसके बाद सीमा विवाद पर यथास्थिति बनाए रखने की पहल की गई। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में परस्पर सहयोग और व्यापार के लिए सीमा पर 4 पोस्ट खोलने हेतु समझौते किए। 1919 में द्विपक्षीय व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा है। विदेशों में ऊर्जा सौदा हासिल करने के मामलों में भी दोनों देश सहयोग द्वारा हल निकालने पर राजी हुए हैं। ठीक है। वैश्विक धरातल पर भारत और चीन ने विश्व व्यापार संगठन जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संबंध में एक जैसी नीतियां अपनाई हैं। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो इसके कुछ जो क्वेश्चंस हैं ये आप देख सकते हो। मार्शल योजना के तहत 1948 में किस संगठन की स्थापना हुई? ठीक है। आसियान का यूरोपीय संघ का गठन कब और किस संधि के द्वारा हुआ? ठीक है। फिर इसके बाद में आप 2 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन है, थोड़े मतलब शॉर्ट टाइप है। क्षेत्रीय संगठन का अर्थ बताइए, मार्शल योजना क्या है या क्या थी? ठीक है। चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीतियां क्या है? ठीक है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ये दे रखा है, एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने एक राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रीय संगठनों के बनाने में के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये लिख सकते हो। फिर आप ये लिख सकते हो, क्वेश्चन ये भी तैयार कर सकते हो। आसियान विजन 2020 की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। सत्ता के उभरते हुए वैकल्पिक केंद्रों द्वारा विभिन्न देशों में समृद्धशाली अर्थव्यवस्था का रूप देने में निभाई गई भूमिकाएं जो हैं उनकी व्याख्या करिए। ठीक है। ये सभी क्वेश्चनों को आप देख सकते हो। एक ये मैप भी दे रखा है, तो आप इस मैप को भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक मैप है, ये चित्र दे रखा है, सॉरी, तो इसको आप देख लेना। तो ये सभी, यहाँ 6 नंबर का भी क्वेश्चन दे रखा है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। यूरोपीय संघ एक अधिराष्ट्रीय संगठन के रूप में कैसे उभरा? ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हो। अच्छा, इनके जो आंसर हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये सभी के ऊपर क्वेश्चन जो है उन सभी के आंसर हैं ये। ठीक है। ये देखिए, तो आप इनको सॉल्व करके लिख सकते हो। ठीक है। ये सभी इनके आंसर हैं। ठीक है। और जिनके आंसर इसमें नहीं है वो आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें जल्दी से जल्द। और बस आज इतना ही करते हैं। ठीक है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें बोल सकते हो। ठीक है। ये सभी आपको क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप इनको होमवर्क टाइम में कर सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगली वीडियो के लिए कनेक्ट रहे। थैंक यू।